Guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to discuss about the electromagnetic waves, surface wave or ground waves, space waves and sky waves. तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, भू तरंगें क्या होती हैं, व्योम तरंगें और आकाश तरंगें क्या होती हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं कि जो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, अर्थात वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं। ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से संचरित होती हैं, चलती हैं, तथा ये अपना वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही लंबवत होते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें लंबवत होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही। यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तो होते ही हैं, इन दोनों के भी लंबवत ये होती हैं। अर्थात अगर आप देखें तो ये अगर वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, ये तरंगों की दिशा होगी। मान लेते हैं ये अगर x है, ये दिशा y है और ये दिशा z है, तो इस तरीके से दोनों की ही लंबवत दिशा में होती है। और इस तरीके से अगर हम ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर को दर्शाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर को दर्शाएं, तो ये दिशा में जो होगी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा होगी। ठीक है ना। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना, और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही लंबवत संचरित होती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तरंगें कितने प्रकार में बांटी गई हैं। तो तरंगें, भू तरंगें, व्योम तरंगें और आकाश तरंगें। चलिए अब हम इन्हीं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि भू तरंगें क्या होती हैं। भू तरंगें ये रेडियो तरंगों के संचरण का एक माध्यम है जो पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर संचरित होती है। ठीक है ना। और इनके लिए जो एंटीना है बहुत ही पृथ्वी सतह के पास में लगाए जाते हैं। और इनके संचरण के लिए देखिएगा एंटीना का आकार जो होगा वो λ/4 के अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि भू तरंगें रेडियो तरंगों के संचरण का एक माध्यम है जो पृथ्वी सतह के ऊपर चलती हैं, अर्थात पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी पृष्ठ पर या भू पृष्ठ पर संचरित होती हैं। और ये जिस पृथ्वी के जिस हिस्से से गुजरती हैं वहाँ पर ऊर्जा के अवशोषण होने के कारण तीव्रता में क्षति होती है, या कह सकते हैं कि आवृत्ति में वृद्धि होती है। तो ये होती हैं भू तरंगें। और एंटीना जो होते हैं भूपृष्ठ के बहुत ही समीप लगाए जाते हैं और इन एंटीनों का आकार लगभग λ/4 होना चाहिए ताकि अच्छे से तरंगें संचरित हों। तो भूपृष्ठ पर संचरित होने वाली रेडियो तरंगों को भू तरंगें कहते हैं और इनका आवृत्ति परिसर लगभग 0 से 1.5 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आवृत्ति परिसर 0 से 1.5 मेगाहर्ट्ज ये होता है भू तरंगों का आवृत्ति परिसर। तो इन्हें हम भू तरंगें कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि व्योम तरंगें क्या होती हैं।
तो रेडियो तरंगों के संचरण का एक अन्य माध्यम जिसे हम व्योम तरंगे कहते हैं, अर्थात रेडियो तरंगों के संचरण का एक ऐसा माध्यम जो आयनन मंडल से परावर्तन के पश्चात भूमि पृष्ठ पर आती हैं, व्योम तरंगें कहलाती हैं। अब ये आयनन मंडल होता क्या है या आयन मंडल होता क्या है, तो देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये इसके एंटीना है, ट्रांसमिटिंग और रिसीवर एंटीना, और ये भूमि पृष्ठ से आयनन मंडल होता है। यहाँ ये है आयन मंडल। ये लगभग जो होता है, इनको बोलेंगे DE-F1 और F2, ठीक है। ये लगभग 10 किलोमीटर रेंज में होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको बोलते क्या क्या हैं, तो इसको बोलते हैं शोभ मंडल, ठीक है ना। ये शोभ मंडल होता है, और ये समताप मंडल 1, समताप मंडल 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा F1 जो है मध्य मंडल, और F2 जो होगी थर्मोस्फीयर मंडल, ठीक है। तो ये होती है, यानी यहाँ से जब कोई तरंग संचरित हो और आयनोस्फीयर मंडल से टकराकर पुनः पृथ्वी पर आ जाएं, ऐसी तरंगें व्योम तरंगें कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये रेडियो तरंगों के प्रसारण का एक अन्य माध्यम जिसमें तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं, व्योम तरंगें कहते हैं। इनकी आवृत्ति परिसर 3 मेगाहर्ट्ज से 30 या 40 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ओके, तो ये है व्योम तरंगें। और जब प्रकाश से उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण इस आयन मंडल पर आता है, तो वायु के कण या अन्य माध्यम यानी आवेशित कण यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो उनको आयनित कर देते हैं, इसीलिए इसको आयन मंडल बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, व्योम तरंगें क्या है कि ये रेडियो तरंगों के प्रसारण का एक ऐसा माध्यम जिसमें तरंगें आयन स्फीयर मंडल से, आयनोस्फेरिक रीजन या आयनन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं, वे तरंगें व्योम तरंगें कहलाती हैं। इनका आवृत्ति परिसर 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर लगभग 30 या 40 मेगाहर्ट्ज तक होता है। जब सूर्य से उत्सर्जित विकिरण इस आयन मंडल पर टकराता है, जहां पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आवेशित कण और आयन मौजूद होते हैं, तो वो कण आयनित हो जाते हैं, और इसीलिए ये आयनन मंडल से टकराकर किरणें पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती हैं। इसका लगभग परिसर 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ होता है पृथ्वी सतह से, ठीक है। तो आयन मंडल का स्तर जो होता है 65 किलोमीटर से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो डी रीजन है, इसकी रेंज लगभग जो होती है ये 65 से 75 किलोमीटर आती है। ई रीजन जो है उसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर होती है। F1 रीजन जो होता है उसकी रेंज 170 से 190 किलोमीटर होती है, और F2 रेंज जो होती है लगभग 300 किलोमीटर होती है। तो ये होती है व्योम तरंगें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आकाश तरंगें क्या होती हैं। तो ये आकाश तरंगें जो होती हैं ये भी रेडियो तरंगों के संचरण का एक अन्य माध्यम है, आकाश तरंगें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से देखिएगा, ये पृथ्वी पर स्थित टावर है, एक ट्रांसमिटिंग टावर और एक रिसीविंग टावर, ठीक है। आप ये जानते हैं कि ये आयन मंडल होता है,
इसके ऊपर ये सैटेलाइट वगैरह लगाए जाते हैं, उपग्रह। तो ये क्या है, इस तरीके से LOS यानी रेखीय रूप से संचरित होती हैं। ये आयनमंडल होता है, यहाँ से टकरा करके आने वाली तरंगे आपको पता है व्योम तरंगे, तो ये हैं आकाश तरंगे, ये हैं व्योम तरंगे, और ये हैं भूमि पृष्ठ पर संचरित होने वाली तरंगे जो हैं वो हैं भू तरंगे। तो इस तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आकाश तरंगे क्या होती हैं, तो ये रेडियो तरंगों के प्रसारण का ही एक अन्य माध्यम है जो आकाश तरंगे कहलाती हैं। इनका आवृत्ति परिसर 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रेडियो तरंगों के प्रसारण का एक अन्य माध्यम जो रेखीय रूप से तरंगें संचरित होती हैं, अर्थात जिसमें LOS यानी लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट अर्थात रेडियो तरंगों के संचरण के लिए इसका दृष्टि रेखीय रेडियो तरंग संचरण बोलते हैं। दृष्टि रेखीय रेडियो तरंग संचरण के माध्यम से संचरण होता है तरंगों का, वे तरंगे आकाश तरंगे कहलाती हैं। और इनके तरंगों के संचरण के लिए उपग्रह में भी इन तरंगों का उपयोग होता है, जिनकी आवृत्ति परिसर लगभग 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी सतह पर जो है माध्य दूरी कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी तल है, ये HT है ट्रांसमिटिंग टावर की हाइट, और ये रिसीव्ड टावर की हाइट है। तो यहाँ से दोनों के बीच की दूरी D माध्य होगी, और यहाँ तक की दूरी ये प्रेषित और ये रिसीवर अभिग्राही के द्वारा है। तो D होता है √2GR 2RH ये होगा। तो dt होगा √2RHT एंड dr होगा √2RHR। तो d मीन क्या होगी, dt प्लस dr। तो d मीन आ जाएगी √2RHT प्लस √2RHR, जहाँ R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये होती है माध्य दूरी आकाश तरंगों के। तो ध्यान दीजिएगा, आकाश तरंगे वे रेडियो तरंगों के संचरण का एक ऐसा माध्यम जिसमें तरंगें LOS यानी लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखीय संचार माध्यम द्वारा संचरित होती हैं। वे तरंगें आकाश तरंगे कहलाती हैं। उपग्रहों के द्वारा तरंगें जो संचरित की जाती हैं, भेजी जाती हैं, उनका भी संचरण इन्हीं आकाश तरंगों के माध्यम से ही होता है। और इनका आवृत्ति परिसर 40 मेगाहर्ट्ज यानी 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है। और ये इनके लिए माध्यम